हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू अपने मिस्टर जी चैनल। तो आज हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण। तो हमने पिछले लेक्चर में समझा कि संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है। दैट मीन्स वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, significance of constitution, objectives of constitution, and then we discussed constitutionalism, and after that we discussed the historical evolution of our constitution। तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारा संविधान है वो अ, क्या उसकी अवधारणा है, और हमने उसके बाद समझा था कि संविधान हमारा किस प्रकार से एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर आता है, मतलब कि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। लेकिन ये सारे जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स थे, यानी जो भी हिस्टोरिकल एक्ट्स वगैरह थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, उन सभी से क्या चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं आनी चाहिए, और भी हम जो हमारे कई सारी कंट्रीज थे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो चुके थे, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमको क्या लेना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को पे डिस्कशन करने के लिए हम हमारी एक असेंबली थी, एक हमारी सभा थी, एक कमेटी थी, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। और संविधान सभा जो है, इसने ही हमारा संविधान बनाया, जिसमें इनिशियल स्टेज पे 389 यानी कि 389 सदस्य हुआ करते थे। और जब इसका फाइनल ड्राफ्टिंग की बात आती है, जब पाकिस्तान अलग होता है, उस समय आते आते हमारे लगभग 289 के आसपास, 289 के अराउंड जो है वो मेंबर्स बचते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे, हम इन सभी पहलुओं पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कि वो क्या होता है, संविधान सभा। सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा। इसको मैं शॉर्ट में पूरे लेक्चर में CA वर्ड से डिनोट करूंगा, याद रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज असेंबली विच कॉन्स्टिट्यूट्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा एक ऐसी सभा है जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया। अब सबसे पहले बात आती है कि संविधान सभा का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1934 की, यानी कि 1934 की। 1934 1934 एक व्यक्ति हैं MN रॉय। MN रॉय, इन्होंने एक अपनी बात रखी 1934 में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो अंग्रेज नहीं बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, एक संविधान सभा बनाएगी जो जो इंडियंस की होगी। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी थी सबसे पहले किसने? MN रॉय ने 1934 में। इसके बाद जब MN रॉय ने 1934 में डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो 1935 में, इसके बाद 1935 में जो कांग्रेस है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी। उसने सरकारी तौर पे 1935 में संविधान सभा की मांग रखी थी। और उसके बाद अगला हम देखते हैं 1938, 1938। इसके बाद हम क्या देखेंगे? 1938, 1938। तो 1938 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ वही जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इन्होंने अनाउंस किया दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने तीन बातें कही। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने सबसे पहली हम बात करेंगे कि इन्होंने अनाउंस किया, यानी कि घोषणा की। इन्होंने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? अब इन्होंने अनाउंस किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो कॉन्स्टिट्यूट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान जो है उसका निर्माण करेगी। ठीक है, इट विल मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो एडल्ट फ्रेंचाइज,
एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस होके इलेक्ट होगी, एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस होगी और ये इलेक्ट होगी, यानी कि वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा हमारा संविधान निर्माण करेगी, ऐसी घोषणा 1938 में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और इनकी इस मांग को स्वीकार करते हुए 1940 में, इसके बाद हम बात करेंगे 1940 1940 में आता है आपका अगस्त ऑफर। क्या आता है? अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव, ये ब्रिटिशर्स का है अगस्त ऑफर। तो अगस्त ऑफर आता है 1940 में और यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया कि अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर आता है, जहाँ पे कि ये एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्ट होगी, जो वयस्क मताधिकार के द्वारा नियुक्त होगी, निर्वाचित होगी, ऐसी एक संविधान सभा बनेगी जो भारत का संविधान बनाएगी। ये हो गया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैसे संविधान सभा जो है वो अस्तित्व में आती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब अगस्त ऑफर आया तो अब संविधान सभा बननी है, तो अंग्रेजों ने कहा कि आप संविधान सभा कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए अगस्त ऑफर में कहा गया कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स, क्या नाम है, इसके बाद 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, क्या नाम है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, 1942 में ये इंडिया आते हैं। और ये कौन है? ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में या ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जो कैबिनेट मंत्री हैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स, वो भारत आते हैं और इसी को हम कहते हैं क्रिप्स मिशन। क्या कहते हैं? क्रिप्स मिशन। तो 1942 में क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आता है और ये एक प्रपोजल रखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा है, उसके निर्माण के लिए, उसके एक स्ट्रक्चर के लिए एक प्रपोजल रखते हैं, एक प्रस्ताव रखते हैं, और उस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग डिनाई करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक प्रपोजल रखेंगे, ये एक प्रपोजल आएगा, ठीक है, जिसको मुस्लिम लीग, कौन? मुस्लिम लीग जो है वो डिनाई कर देती है, मुस्लिम लीग डिनाई कर देगी प्रपोजल को। तो ये था आपका क्रिप्स मिशन के बारे में, जो 1942 में आता है और इसको मुस्लिम लीग ने डिनाई कर दिया, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था कि दो डोमिनियन हो, दो डोमिनियन की डिमांड रखता है, ठीक है, इसकी ये डिमांड रखता है। और जो क्रिप्स मिशन आया था वो दो डोमिनियन के बारे में सजेशन नहीं देता है, वो देता है सजेशन ये कि एक ही देश होगा, ठीक है, और उसकी एक अपनी सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका क्रिप्स मिशन के बारे में। ये सारी चीज़ों को अपने हिसाब से कोशिश करिए, फ्लो चार्ट में या पॉइंट्स में इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहानी की तरह, स्टोरी की तरह पैराग्राफ में ना लिखिएगा, मैं हर बार ये आपको कहता आया हूँ। तो ये था क्रिप्स मिशन का प्रपोजल, जिसे मुस्लिम लीग ने डिनाई कर दिया, और उसने क्या डिमांड रखी कि 2 डिफरेंट डोमिनियन विल बी एक्सेप्टेड बाय अस। मुस्लिम लीग कहती है कि हम उसी प्रपोजल को, उसी प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे जिसमें 2 अलग अलग डोमिनियन, यानी कि 2 अलग अलग देशों की बात होगी, यानी कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देशों के बंटवारे की बात करते हैं। फिर इसके बाद में जब ये डिनाई हो जाता है, जब क्रिप्स मिशन डिनाई हो जाता है, तो 1946 में, 1946 में आपका आता है कैबिनेट मिशन। क्या आएगा? कैबिनेट मिशन। 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है। ये मार्च 1946 में इंडिया में आता है कैबिनेट मिशन। आइए इसके बारे में समझते हैं। सारी चीज़ नोट करिएगा, हर एक चीज़ पूछी जाती है, जितने भी पॉइंट्स यहाँ आ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जब 1942 में क्रिप्स मिशन आया, वो एक्सेप्टेड नहीं हुआ, तो फिर 1946 में, 1946 में इंडिया आता है कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन।
अब अच्छा, कैबिनेट मिशन के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, कैबिनेट मिशन जो है उसमें 3 लोग थे। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। वो 3 लोग कौन थे? सबसे पहले आपके हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरा अगर हम देखें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के बाद में, तो वो दूसरे थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे थे आपके A.B. अलेक्जेंडर। तो ये 3 मेंबर्स थे आपके क्रिप्स मिशन के। और ये इंडिया आते हैं 24 मार्च 1946। केम टू इंडिया 24 मार्च 1946। कब आते हैं इंडिया? 24 मार्च 1946। एंड पब्लिश अ कैबिनेट मिशन प्लान। एंड पब्लिश कैबिनेट मिशन प्लान। और कब पब्लिश करते हैं, प्रकाशन करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान का, जो कि 16 मई को होता है। ठीक है, मई 16 1946। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो प्रकाशित होता है। तो ये आपका हो गया कैबिनेट मिशन। अब इसमें बताया गया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि कैसे संविधान सभा निर्वाचित होगी, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे कैसे मेंबर्स उसमें आएंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा, ये सारी बातें संविधान सभा के बारे में इस प्लान में बताई गई, कैबिनेट मिशन प्लान में। तो अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान। अब हम यहाँ पे समझेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा कैसी होगी, क्या क्या संरचना बताई गई थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम सीधे आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, यानी कि CA, अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसमें 389 मेंबर होने थे। 389 मेंबर्स वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, in which there are two parts, 296 and 73. Not 73, it's 93. There were 296 elected members and 93 were the representative of princely states. ठीक है, तो ये जो 96 है इसमें भी 2 कैटेगरी होंगी, 292 प्लस 4। 292 वर केम फ्रॉम द प्रोविंसेस ऑफ गवर्नर्स, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। किससे आएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे 292 प्रोविंस ऑफ गवर्नर्स। और 4 आएंगे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। और 93 हैं फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। अब यहां पे देखिए, हम समझते हैं क्या क्या चीजें हो रही हैं। 389 मेंबर होने थे आपके, ठीक है, 389 मेंबर्स थे। इसमें से 296 आपके ब्रिटिश प्रोविंस से हैं। कहां से हैं? ब्रिटिश प्रांतों से हैं। उन ब्रिटिश प्रांतों में भी 292 यानी कि 292, 292 वर फ्रॉम द प्रोविंसेस ऑफ गवर्नर्स। जो गवर्नर के प्रांत होते थे उनसे 292 लोग आएंगे, इलेक्ट होके, नियुक्त होके या निर्वाचित होके। और 4 लोग होंगे जो जो मुख्य आयुक्त हैं, आयुक्तों के प्रांत से आएंगे। ठीक है, मुख्य आयुक्तों के प्रांत से आएंगे 4 लोग। तो ये आपके थे चीफ। देयर वर 292 मेंबर्स फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ गवर्नर्स एंड 4 मेंबर्स वर फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस एंड 93 वर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर जो है मनोनीत होंगे। इसको हम नियुक्त नहीं बोलेंगे, हम मनोनीत बोलेंगे, निर्वाचित नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे यानी कि जो देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट का मतलब है देसी रियासतें,
तो 93 देसी रियासतों से या तो उस देसी रियासत के राजा आएंगे, ठीक है, जो मेंबर होंगे संविधान सभा के, और या फिर जो संविधान सभा में जिन जिन प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को प्रतिनिधियों को आना है, तो वहां के राजा किसी को मनोनीत करके भेजेंगे कि ठीक है, मेरी जगह संविधान सभा में ये संविधान सभा का इस इस रियासत से संविधान सभा का सदस्य होगा इस क्षेत्र से। तो ये आपका था स्ट्रक्चर जो दिया था किसने, कैबिनेट मिशन योजना ने। और इन सभी के साथ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन का रेशियो है उसके अकॉर्डिंग सीट को डिवाइड किया गया था, और एक सीट पे 10 लाख जनसंख्या थी, एक सीट पे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, कितना, 10 लाख पीपल। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको क्लियरिफाई कर देंगे। और अगर आप पर्सनली उस चीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। सब चीज़ों के लिंक मैं आपको जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी मैं फिर बता दे रहा हूँ। जैसे कि लास्ट पॉलिटी के लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ वो नंबर है, जहाँ पे आप अपनी बात को रखेंगे। कॉल नहीं लगेगी उस पर, केवल व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर लगेगा कि कोई आपको प्रॉब्लम है तो फिर हम अपनी तरफ से आपको कॉल करेंगे। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे जो भी हम आज का लेक्चर होगा उसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूट का पूरे इंडिया में कहीं से भी कोई नोट्स परचेज करना है, आपको हार्ड कॉपी चाहिए, आपको कुरियर अपने घर कराना है, तो वैसे तो देखा जाए तो कुरियर वगैरह का चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। बट एक मेरे मिलने वाले हैं दिल्ली में, तो उन ओम फोटो स्टेट की उनकी दुकान है, वो नोट्स वगैरह वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 75-80 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग वो नोट्स आपको आपके घर पे कुरियर कर देंगे। आप उसका उनका नंबर मैं लिंक कर दूंगा। अगर कोई बुक्स वगैरह, ठीक है, अगर कोई बुक्स वगैरह आपको मंगानी है, किसी भी प्रकार की, किसी भी कंपटीशन की बुक हैं, किसी भी एकेडमी की बुक हैं, किसी भी कॉलेज की बुक्स हैं, अगर वो आपको परचेज करनी है तो एक राय बुक शॉप है, उनका नंबर मैं आपको लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उनसे कांटेक्ट सीधे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और उसके साथ ही आप जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ये सारी चीज़ें आपको हम अवेलेबल करा देंगे। आप जहाँ भी चाहें वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात को हमसे रख सकते हैं, किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स के साथ आप आएँ, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, जिसमें हर 10 लाख पे एक सीट को अलॉट किया गया था, ठीक है। हर 10 लाख पे क्या किया गया था, एक सीट को अलॉट किया गया था। मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस ऑफ गवर्नर्स की अगर हम बात करें तो सीट्स इन रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, और जो ये सीट्स थी अगर हम इनकी बात करें, जो ये 292 सीट्स थी प्रोविंस ऑफ गवर्नर्स की, तो इनमें 3 डिवीजन किए गए थे, मुस्लिम, सिख और जनरल। मुस्लिम, सिख और सामान्य, मतलब ये है यहाँ पे साफ कि जो गवर्नर्स की प्रोविंस है, जो ब्रिटिश प्रांत हैं, वहां से जो इलेक्ट होके मेंबर आएंगे वो सीट्स जो हैं वो उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर हम समझें इसको, हम जनरली थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर तो खाली बस लिखाते चले जाते हैं। यहाँ तक सब नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके पीछे। तो जो प्रोविंस ऑफ गवर्नर्स है वहां से 292 मेंबर्स आ रहे हैं, यानी कि 292 सीट्स जो हैं वो असेंबली में गवर्नर्स के प्रोविंस से आएंगी, गवर्नर्स के प्रांतों से आएंगी। इन 292 में कहा गया कि सीट्स भी डिवाइड होंगी, किसमें, मुस्लिम्स में,
सिक्स में और जनरल में, ये 3 चीजों की बात इसमें की गई। इनका जो सीट्स का अलॉटमेंट है वो इनके पॉपुलेशन के रेशियो में होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या बोलेंगे? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो अब जैसे हम अगर बात करें कि जैसे ब्रिटिश प्रांत है, ठीक, अब एक ब्रिटिश प्रांत है ये, इसकी टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखें तो वो है 60 लाख। कितनी है? 60 लाख। 60 lakh is the population of this province of governor. So you can see that there are 60 lakh people, and previously you have learned that on 10 lakh people there will be one seat allotted in constituent assembly. हर 10 लाख पे एक सीट अलॉट हुई। तो इस ब्रिटिश प्रांत को, इस ब्रिटिश प्रोविंस को, गवर्नर की प्रोविंस को कितनी सीट्स मिलनी चाहिए? तो 6 सीट मिलनी चाहिए। अब हमने कहा कि यहाँ पे 40 लाख जो हैं वो हिंदू हैं। 40 लाख क्या हैं? हिंदू हैं। 40 lakh पीपल आर हिंदू, प्लस 10 lakh आर मुस्लिम्स, प्लस 10 lakhs आर सिख। अगर पॉपुलेशन इस तरीके से है तो यहाँ इन 6 सीट्स जो अलॉट की गई हैं इनमें भी रेशियो इसी तरीके का होगा। अब देखिए, हिंदू 40 लाख हैं, 10 लाख पे एक सीट, तो कितने हिंदू की सीट हुई? 4 सीट्स। ठीक है। अगर हम देखें 10 लाख मुस्लिम है तो यानी एक सीट मुस्लिम की हुई, 10 लाख सिख है तो एक सीट सिख की हुई, टोटल हो गया 4, 1, 5, 1, 6। तो इस तरीके से जब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स का अलॉटमेंट किया, सीट्स को अलॉट किया जाए, तो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। और यही आप पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे होंगे, जब हम उसमें राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, जब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे हम एक सिस्टम का नाम पढ़ते हैं कि मतलब जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होंगे बाय द थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इस सिस्टम से इलेक्शन होता है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो आपकी संविधान सभा है, उसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो ये होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के प्रयोग से। ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज होता है वोटिंग में, और उनका रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जब हम उनको प्रोपोर्शनेट करते हैं, जब हम उनको अनुपात में बांटते हैं जब सीटों को, तभी हम उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द मीन्स ऑफ, बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये प्रोसेस था आपके मेंबर्स को इलेक्ट करने का। तो ये हो गया आपका सिस्टम। ठीक। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स विल बी बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, इस पूरे सिस्टम को हम डिस्कस कर लेंगे पार्लियामेंट में। और अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि इसको ही हम अलग से आपको बताएं, तो हम एक लेक्चर हम रिकॉर्ड कर देंगे, उसको अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, जिसमें हम प्रॉपरली ये समझाएंगे कि ये पूरा सिस्टम क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जब इलेक्ट होते हैं तो कौन से सिस्टम का यूज होता है, कैसे इलेक्ट होते हैं, तो हम बताएंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द मीन्स ऑफ या बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के प्रयोग से। ठीक है। ये होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का इलेक्शन। अब इलेक्शन होता है, अब इलेक्शन कितनी सीट्स पे होगा भाई? 292 ये हो गई, और प्लस आपकी जो 4 थी चीफ कमिश्नर वाली, मुख्य आयुक्त वाली, है ना।
तो 296 सीट पे इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन होता है। वो 93 पे तो इलेक्शन होना नहीं, क्योंकि वो तो देशी रियासतों की सीट है ना, प्रिंसली स्टेट की, उस पर इलेक्शन क्यों होगा? वो तो भाई सिंपल सी बात है कि वो तो जो वहाँ के राजा है, उस देशी उस रियासत के जो राजा होंगे, वही रिकमेंड कर देंगे कि कौन, या तो वो खुद राजा बने, या तो खुद वो मेंबर बनेंगे संविधान सभा के अपने क्षेत्र से, या किसी और को भेजेंगे। तो यहाँ पे 208 सीट जो है वो जीतती है कांग्रेस। कितनी सीट जीतती है कांग्रेस? 208। 73 जो है वो जीतती है मुस्लिम लीग, ठीक, और 15 मेंबर्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि कांग्रेस जीतेगी 208 सीट, मुस्लिम लीग 73, और 15 जो है वो आपके स्वतंत्र होंगे, जो किसी भी पार्टी के नहीं होंगे या छोटी मोटी पार्टी के होंगे। और जो इसके साथ ही साथ जो 93 सीट्स थी देशी रियासत वाली, ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये वैकेंट रहती हैं, सारी सीट्स फुल नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है और वो इन्वॉल्व ही नहीं होता है। मुस्लिम लीग कह रहा हूँ, माफ़ करिएगा, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं 93, जो 93 प्रिंसली स्टेट हैं वो इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि अभी आगे चल के इन्वॉल्व होंगे, बट अभी आपको याद रखना है कि इलेक्शन के टाइम पे वो इन्वॉल्व नहीं हुए थे, ठीक है। जब स्टार्टिंग हो रही है, जब कॉन्स्टिट्यूट हो रही है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही है, उस समय तक वो नहीं थे इन्वॉल्व। अब हम सीधे आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। अब इलेक्शन वगैरह हो गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, सब नोट डाउन करते रहिएगा। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सारा कुछ मैं इसका समझा दूंगा, बट कोशिश करिए कि इसको जो है एक दो बुक्स लेके थोड़ा सा इस पे जो स्पेसिफिकली इसी इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करें, मतलब आपका सिलेबस से थोड़ा सा हटके हो, थोड़ा वास्ट हो, लेकिन उसको पढ़ने से ना थोड़ा सा, कहते हैं ना, दिमाग खुलता है, बत्ती जलती है, चीज़ें समझ में आती हैं। तो जैसे आपकी मतलब सिर्फ इसी पॉइंट के लिए नहीं, अगर मैं हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करूँ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, अपने देश की जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसके बारे में बात करूँ, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड रहा शुरू से, और मैंने बुक परचेज़ की थी कि वो गांधी के बाद भारत और आज़ादी के बाद भारत, ठीक है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इंडिया आफ्टर गांधी, वो क्या बोलते हैं, आपकी इंडिया आफ्टर गांधी आती, रामचंद्र गुहा की, आपने सारी सारी बुक्स के बारे में सुना होगा। तो कभी लेके इन सबको पढ़िए, चैप्टर वाइज आराम से पढ़िए, आप देखेंगे किस तरीके से उस समय इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, इवोल्यूशन हो रहा है हमारे जो सोसाइटी है, जो हमारी पॉलिटिकल कंडीशन है, जो पॉलिटिकल थॉट है, वो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हमारी सोसाइटी में आ रहे थे, क्या पॉलिटिकली थॉट्स वहाँ पे उस समय आ रहे थे, सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखा करिए। तब हम सीधे आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि सीए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब बन चुकी है, इलेक्शंस हो चुके हैं, तो अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं बी एन राव। कौन है? बी एन राव। चलिए, आप लोगों के लिए एक टास्क है, बी एन राव का फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, ठीक है, ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा। तो बी एन राव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं, ठीक। संवैधानिक सलाहकार कौन था संविधान सभा का? तो वो थे बी एन राव। पूरा नाम मैं नहीं बता रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए, ठीक है। फिर इसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा है, उसमें एक चीज थी जो बिना किसी डिबेट के वर्चुअली ही एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, वर्चुअली ही एक्सेप्ट हो गई, मतलब उस पर कोई डिबेट, कुछ चर्चा हुई ही नहीं, और वो थी यूनिवर्सल सफरेज। क्या था? यूनिवर्सल सफरेज। देखिए, सब चीज़ें मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, और सब चीज़ें नोट्स में भी नहीं होती हैं, जो बोलता हूँ उसको लिखते रहा करिए। और नोट्स जो मेरा है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाना है। अभी जब वीडियो अपलोड होगी तो आप उसको देख लेंगे। तो खैर, तो यूनिवर्सल सफरेज यानी कि जो मताधिकार है वो सार्वभौमिक मताधिकार। कौन सा मताधिकार? सार्वभौमिक मताधिकार। तो ये बिना किसी डिस्कशन, बिना किसी वोटिंग, ये सीधे एक मत में ही ये एक्सेप्ट हो गया था, इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई थी
कि हम लोगों को सार्वभौमिक मताधिकार देंगे, यानी सबको मिलेगा, सबको वोटिंग राइट्स होंगे। जैसे आप देखो, जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, तो हमने देखा कि कैसे 6 to 7% वोटिंग राइट्स हुआ करते थे, मतलब 6 to 7% पीपल को ही वोट का अधिकार था। फिर वो बढ़ के 10% होता है ना, मतलब सारी चीज़ें वो देखी थी। तो वहाँ पे क्या, कुछ 10-12% लोगों को ही वोटिंग राइट्स थे, बट हमने बात की सबसे पहले क्या, कि सबको वोटिंग राइट्स होंगे, हर कोई मत का अधिकार जो होगा उसको मिलेगा, हर कोई मत का प्रयोग कर सकेगा, वोटिंग जो है वो कर सकेगा। तो ये था यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार। इसके बाद हम देखेंगे, और हाँ, इट वॉज पास्ड वर्चुअली विदाउट एनी डिबेट और डिस्कशन, ठीक है, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बहस के ये पारित हो गया था, ठीक। इसके बाद अगर हम एक चीज़ देखते हैं, तो हम सीए के बारे में एक बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। ये देखिए, इसको समझिए क्या है, मतलब जो हमारी संविधान सभा है वो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सभा थी। क्यों? क्योंकि देखो भाई, वो 292 296 जो सीट्स पे वोटिंग होती है, अब उसमें भी इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, ठीक है, डायरेक्ट वोटिंग नहीं हो रही। कौन सी वोटिंग हो रही है? इनडायरेक्ट वोटिंग हो रही है। अभी हम इसको आगे समझेंगे। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा आपके संविधान सभा के जो मेंबर निर्वाचित भी हुए, वो अप्रत्यक्ष रूप से हुए, जनता ने उनको सीधे नहीं निर्वाचित किया, ठीक है। उसी तरीके से जो आपके प्रिंसली स्टेट्स यानी कि देसी रियासतें थी 93, उनमें भी कोई इलेक्शन तो हुआ नहीं, वो तो नॉमिनेट थे, मनोनीत थे ना भाई, कि देसी रियासत की तरफ से जो प्रतिनिधि होगा वो चला आएगा, मेंबर बन जाएगा। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड थी। और जो मेंबर्स थे, ठीक है, जो सीए के मेंबर्स थे, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। वो क्या थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, बाय मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। जो आपकी प्रांतीय सभाएं थी, जो प्रांतीय परिषद वगैरह थी, उनसे इलेक्ट होके ये आए थे। मतलब ये कि जनता ने जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को चुना था, प्रांतीय जो सभा थी उनको चुना था। अब उसमें भी उनको कंप्लीट राइट्स तो थे नहीं, वो भी लिमिटेड राइट्स थे वोटिंग के, सबको तो मिला नहीं था वोटिंग राइट उस समय तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने, जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 10-12% लोगों ने इनको चुना, और इन्होंने आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो जाहिर सी बात है कि इसको हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन बोलेंगे, और सीमित नजरिए से हम इसको देखें, क्योंकि वो खुद भी जो है वो लिमिटेड फ्रेंचाइज यानी कि सीमित मताधिकार के द्वारा चुनकर आए थे प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स। तो यानी कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, आप उनको नहीं कह सकते, अगर जेन्युइन तरीके से देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो वो संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ परसेंट लोगों को ही वोटिंग राइट था, आपको अच्छे से पता है। और उन लोगों ने, उन कुछ लोगों ने, मतलब पॉपुलेशन के 10 to 12% लोगों ने प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को इलेक्ट किया था, और उनमें से जो इलेक्ट हुए उन्होंने फिर इलेक्ट किया संविधान सभा के मेंबर्स को। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये तो पूरी जनता के 10-20% को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने के लिए तो हम कह देते हैं कि हाँ भाई ये पूरी जनता को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि उनको पूरे देश से चुन के लाया गया था, बट देश की कुछ जनसंख्या ने ही इनको वोटिंग कर पाया था, इनको कुछ ही वोटिंग मिली थी। हालांकि ये कोई ऐसा डिबेट का पॉइंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, वो क्वेश्चनएबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत ही एक ग्रेट बॉडी थी, जिसने हमारा इतना बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया। तो आई एम नॉट pointing out any mistake, any problem. I am just saying that it was the that Constituent Assembly was not the representative of all over the population of country. ठीक है, संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ परसेंट लोगों ने इनको चुना और उन्होंने इनको चुना, ठीक।
मतलब कि 80-85% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया, वो तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस पूरे असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन में। जो असेंबली का निर्माण है उसमें तो शामिल ही नहीं है। तो खैर, और मेंबर्स के बारे में एक बात और जान लीजिए कि इसमें जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, यानी कि हमारे महात्मा गांधी, वो मेंबर नहीं थे, वो मेंबर नहीं थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे क्या, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसकी सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फर्स्ट मीटिंग। तो फर्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग आपकी कब होती है, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग होती है और इसको बायकॉट करते हैं कौन, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है वो बायकॉट कर देती है। और कितने मेंबर्स ने फिर इसको अटेंड किया, अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स। कितने मेंबर्स ने पहली जो मीटिंग थी उसमें कितने सदस्य आए थे संविधान सभा के, तो आपके आए थे 211, 211। क्यों, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे वो बायकॉट करते हैं क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट डोमिनियन यानी कि उनकी जो डिमांड थी कि एक अलग देश बनाया जाए, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था अभी तक, फिलहाल अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो इसलिए ये लोग उस जो आपकी मुस्लिम लीग है वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्वॉल्व नहीं होते हैं पहली मीटिंग में, और केवल 211 लोग ही उसको अटेंड करते हैं, 211 लोग ही शामिल होते हैं आपके मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहली मीटिंग में। अब जब पहली मीटिंग होती है तो भाई इसमें आपके बनते हैं टेम्परेरी प्रेसिडेंट। कौन बनते हैं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। तो जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट आपके बन रहे हैं वो हैं सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा एंड ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर्स या एल्डेस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाता है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, कभी भी कोई सभा होती है और उस सभा का अध्यक्ष अगर बिना किसी वोटिंग या बिना किसी चर्चा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा, अगर उसको उस सभा का, चाहे वो कोई भी सभा हो, उसको अध्यक्ष बनाया जाए, तो ये कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, तो ये है फ्रेंच प्रैक्टिस। ठीक है, ये क्या है, एक फ्रेंच प्रैक्टिस है। मतलब कि फ्रांस में जो जब भी अध्यक्ष चुना जाता है तो वो सदन के जो आपका सेशन है, जो आपका हाउस है, उसके सबसे बड़े व्यक्ति होते, एज जिनकी सबसे ज्यादा होती, जो ओल्डेस्ट होते, एल्डेस्ट होते हैं, उनको ही अध्यक्ष चुना जाता है हमेशा। ठीक है, हाउस का, सदन का अध्यक्ष। तो ये फ्रांस से हमने सीखी ये चीज। फ्रांस में ऐसा होता था कि जब भी कोई मीटिंग हो, कुछ भी हो, वहां पे होता था, नहीं होता है, तो वहाँ का अध्यक्ष जो है उसी को चुना जाएगा जो सबसे ज्यादा एजेड होता है। ठीक है, जो एल्डेस्ट होता है, ओल्डेस्ट होता है। तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया सत्यानंद सिन्हा को। ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ या एल्डेस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट वॉज अकॉर्डिंग टू फ्रेंच प्रैक्टिस। फिर लेटर बाद में जब आपके परमानेंट प्रेसिडेंट की बात होती है, किसकी बात होती है, परमानेंट प्रेसिडेंट। तो परमानेंट प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको चुना जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है संविधान सभा का। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो वाइस प्रेसिडेंट भी चुना जाता है। किसको,
तो वाइस प्रेसिडेंट आपके दो हैं, याद रखिएगा। कितने वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में कितने वाइस प्रेसिडेंट थे, कितने उपाध्यक्ष थे? तो दो थे। एक आपके थे एच.सी. मुखर्जी और एक थे वी.टी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी और दूसरे हैं वी.टी. कृष्णमाचारी। ये दो थे आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। तो ये पहला स्टेप हो गया, इसको सब नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे कोशिश करिए फ्लिपचार्ट वगैरह बना ले तो छोटे से कम टाइम में नोट्स भी बन जाता है और याद करने में, रिवीजन करने में भी आसानी रहती है। तो हमने फर्स्ट मीटिंग समझ ली, प्रेसिडेंट समझ लिया और वाइस प्रेसिडेंट हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। हिंदी वालों को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं बोल तो सब कुछ हिंदी में ही रहा हूँ। और देखिए थोड़ा सा अगर आप हिंदी में, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर रहे हैं और इंग्लिश में भी देख रहे हैं तो इससे थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस अच्छा होता है, समझने में आसान होता है। वैसे भी पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के साथ में पढ़ते हैं, अगर अंग्रेजी शब्दों के साथ में उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और याद करना थोड़ा आसान रहता है। हालांकि इस चीज़ में ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको हिंदी मीडियम के अगर आप हैं, आपको जब मेंस के आंसर राइटिंग करनी है तो कोशिश करनी है कि हिंदी के अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। ये नहीं कि इंग्लिश को उठा के देवनागरी में लिख दे रहे हैं, हालांकि थोड़ा बहुत लिख भी दिया जाता है। लेकिन अब ये कहिए कि 150 वर्ड का आंसर आप लिख रहे हैं जिसमें 50-60 वर्ड्स आपने देवनागरी में लिखे हैं इंग्लिश में और आपने उसको देवनागरी में लिखा है तो वो गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और आपको मार्किंग उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। हालांकि ये चीज़ अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको नंबर गेन करना है तो थोड़ा सा ऐड करिए, इंग्लिश के शब्दों को देवनागरी में लिख के ऐड करिए। अच्छा, अभी बहुत से लोग ये भी सोचेंगे कि भाई, होते हैं बहुत से लोग जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इंग्लिश को देवनागरी में लिखने की बात कैसे कह रहा हूँ। जैसे अगर हम इंग्लिश को इंग्लिश में लिखें तो ये इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश को हिंदी में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हिंदी में लिखेंगे अंग्रेजी। अच्छा, और अगर इसी को हम देवनागरी में लिखें, इंग्लिश को ही, हिंदी की हम बात नहीं कर रहे, इंग्लिश को देवनागरी में लिखें तो हम ऐसे लिखते हैं इंग्लिश। तो जो ये देवनागरी है ये बहुत यूज होती है आजकल। मतलब देवनागरी में तो हम लोग लिखते ही हैं, लेकिन इंग्लिश को भी देवनागरी में लिखने का काफी ज्यादा प्रचलन है। लोगों को जब समझ नहीं आता चीजें चीजें वो देवनागरी में लिख लेते हैं। ठीक है, रनिंग नोट्स आप बना रहे हैं, क्लास करते समय बना रहे हैं तो आप बना ले रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें कि अगर 150 वर्ड का आंसर आप लिख रहे हैं तो उसमें 10-12 से ऊपर आप देवनागरी के वर्ड्स जो है वो इंग्लिश वाले देवनागरी के वर्ड्स ना यूज करें, कोशिश ये करिए। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड ऑन 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो रखा गया। किसने रखा था? मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रक्चर एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिफ्लेक्ट्स स्ट्रक्चर एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का जो दर्शन है और संविधान का जो ढांचा होगा वो कैसा होगा वो लिखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के हमारे संविधान का प्रस्तावना बनता है। ठीक है, what will be the structure of our constitution, what will be the philosophy of our constitution was discussed, was given in objective resolution, and after some time this objective resolution became the preamble of our constitution. This objective resolution became the preamble of our constitution. यही objective resolution आपका preamble बनता है। इसको एक्सेप्ट कब किया गया? ये मूव तो कर दिया गया 13 दिसंबर 1946 को। अगर हम इसके एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्ट ये हुआ था
जनवरी 1947, जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और जिस समय की ये बात हो रही है, यहाँ तक आते आते प्रिंसली स्टेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया। जो प्रिंसली स्टेट्स थी इन्होंने ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हमने बोला था ना आगे जुड़ जाएंगे जो है। और मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग आल्सो ज्वाइंड आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान ऑफ पार्टीशन। तो आपने पढ़ा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में कि माउंटबेटन प्लान एक आता है 3 जून 1947 को, जिसमें ये कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग डोमिनियन होंगे। तो जब ये चीज एक्सेप्ट कर ली गई, जब कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है दो डोमिनियन बनेंगे, तो उसके बाद में मुस्लिम लीग के मेंबर भी ज्वाइन हो जाते हैं। प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन एंड मुस्लिम लीग आल्सो ज्वाइन। अभी फिर अलग होंगे, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो इसी के साथ जो है आपका हम कुछ चीजें यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कैबिनेट कब बनी है, सॉरी कैबिनेट कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब शुरू हुई है, पहली मीटिंग कब हुई थी 9 दिसंबर 1946। और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 वाला। तो जब ये एक्ट आया तो क्या चेंजेस आए होंगे ये भी सोचिए एक बार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक ये असेंबली सॉवरेन नहीं थी, संप्रभु नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? क्योंकि अभी तो अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने उनके सजेशन पे तो ये असेंबली बनी थी। तो अभी ये संप्रभु नहीं थे, अभी ये सोवरेन नहीं थे। अगर हम देखें चेंजेस आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, अगर हम चेंजेस की बात करें, चेंजेस आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद आने वाले परिवर्तन। तो सबसे पहली चीज सीए बिकेम सोवरेन, सीए बिकेम सोवरेन। अगर हम दूसरी बात करें तो संविधान सभा जो है संप्रभु बन जाती है। एंड सीए ऑल्सो बिकेम लेजिस्लेचर, सीए ऑल्सो बिकेम लेजिस्लेचर। अब सीए जो है वो विधायिका भी बन जाती है और कानून निर्मात्री भी बन जाती है। मतलब ये कि यहाँ पे जो आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके दो वर्क सामने आते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर हमें समझना है तो हम देखेंगे टू वर्क्स ऑफ सीए। तो एक हो गया इन एक्ट जनरल लॉज या ऑर्डिनरी लॉज, इन एक्ट ऑर्डिनरी लॉज। एंड द सेकेंड वर्क इज मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है कि भैया देखो जो आपकी संविधान सभा है उसके दो कार्य अब हो गए, क्योंकि अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ चुका है, भारत के आज़ादी की घोषणा हो चुकी है। तो इस समय तक जो इसका काम था अभी तक संविधान बनाना, तो वो बना ही रहा, ये तो इसका एक वर्क ही है। अब इसके साथ ही साथ इसका एक और वर्क आ गया टू इनेक्ट ऑर्डिनरी लॉज, यानी कि आम कानूनों को, आम जो कानून है उनको जनता पर लागू करना, ये भी इनका एक काम आ गया। ठीक है, तो अब कानून बनाना, कानून लागू करना, तो यह कानून बनाने वाली चीजें जो हैं वो अभी तक नहीं थी। अभी तो हम ये डिस्कस करते ना कि हमारा संविधान कैसा होगा, क्या होगा, अभी तो हम कानून वगैरह बना ही नहीं रहे थे, लेकिन अब हमको कानून भी बनाना है। ठीक है, तो इसके दो वर्क यहाँ पे हो गए, टू वर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द फर्स्ट वन इज टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेकेंड वन इज टू इनेक्ट ऑर्डिनरी लॉज। तो ये आपका था किसके बारे में कि सीए के दो वर्क क्या होते हैं। सीए जो है अब वो लेजिस्लेचर बन चुका है, विधायिका बन चुका है, कैसे, एंड उसके अलावा क्या हम बात करेंगे। अच्छा, जो ये
लेजिस्लेचर बना है, ये कब तक के लिए बना है? तो ये बना है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 तक के लिए जो है ये आपका बना है क्या? लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। और सीए बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सीए यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत की पहली संसद जो थी वो कौन थी? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड reduced member 389 टू 299। अब सीए के अगर हम मेंबर्स की बात करें तो 389 की जगह अब हो गए 299। कितने हो गए? 299। अब 299 मेंबर बचे, क्योंकि भाई डोमिनियन अलग अलग हो गया ना। तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य हैं वो पाकिस्तान में चले जा चुके हैं, कुछ प्रिंसली स्टेट्स हैं, कुछ देसी रियासतें हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, तो संख्या तो कम होनी ही होनी है। जैसे 93 देसी रियासतें थी, अब बची आपकी 70। कितनी बची? 70 प्रिंसली स्टेट बची। और इधर जो है आपकी 229 यानी कि 229 ये बची ब्रिटिश प्रोविंस। ये क्या है? ब्रिटिश प्रोविंस। तो अब सदस्य घट के कितने हो गए? संविधान सभा के सदस्यों की अगर हम बात करें, अब घट के कितने रह गए? 299। पहले कितने थे? 389, 389। अब हो गए 299, इसमें 229 आपके ब्रिटिश प्रोविंस हैं यानी कि ब्रिटिश प्रांत से हैं, और 70 आपके प्रिंसली स्टेट यानी कि देसी रियासतों से हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम कुछ अन्य कार्य देखेंगे, ठीक है, संविधान सभा के अन्य कार्य। तो हम कुछ यहाँ पे फंक्शंस की बात करेंगे, इसको नोट डाउन कर लिए, सब रटने वाली चीजें हैं। तो देखिए फंक्शन में सबसे पहले आएगा मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज। तो सबसे पहले तो क्या हो गया? मेक कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्ट ऑर्डिनरी लॉज। यहाँ तक क्लियर है? ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। इसके अलावा अगर इसका हम सेकेंड फंक्शन देखते हैं तो क्या है? रेटिफाई इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 49। तो जो इसमें कह रहा है कि जो संविधान सभा है उसको राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन करना रहा। ठीक है, उसने क्या किया? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया मई 1949 में। मई 1949 रेटिफाई यानी कि सदस्यता का सत्यापन, रेटिफाई मेंबरशिप ऑफ राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ यानी कि जो आपका राष्ट्रमंडल है उसकी सदस्यता का सत्यापन मई 1949 में किया। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इसमें कोई भी चीज़ आपको चेंज नहीं करनी है। इसके बाद हम देखेंगे एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। अब इसमें कुछ चीज़ें पे एडॉप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एडॉप्टेड, तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। तो नेशनल फ्लैग अगर हम देखें तो इट वाज अडॉप्टेड ऑन जुलाई 22, जुलाई 22, 1947। देखिए ये सब फैक्ट आते हैं आपके वनडे एग्जाम्स में, बी और सी ग्रेड के एग्जाम्स में, स्टेट बीसीएस में, ये सब एग्जाम, ये सब क्वेश्चन आते हैं कि भाई कब नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, कब हमारा राष्ट्रीय झंडा स्वीकार किया गया। तो वो था 22 जुलाई 1947। और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग की अगर बात करें तो वो है जनवरी 24, 1950। जनवरी 24, 1950, 24 जनवरी 1950। तो यहाँ पे आपका ये दो डेट आपको याद रखनी, नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग के लिए, नेशनल फ्लैग के लिए 22 जुलाई 1947। एंड इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद, इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये राजेंद्र प्रसाद। और ये कब इलेक्ट हुए हैं? तो ये भी है आपका 24 जैन 1950, 24 जनवरी 1950 को इनको भी इलेक्ट किया गया था। क्लियर है ये चीज़? तो नोट कर लीजिए, फैक्ट है, याद करना है आपको अच्छे से। अगर हम देखें तो जो संविधान सभा थी उसको संविधान बनने में जो हमारे समय लगता है 2 years 11 months 18 days, इतना समय हमको लगता है संविधान को बनाने में। ठीक है, ये संविधान बनाने में लगा समय है। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 11 मीटिंग्स होती हैं, 11 मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की 11 मीटिंग, 11 बैठकें होती हैं। ओवरव्यूड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज, ओवरव्यूड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 60+ कंट्रीज, 60 से भी ज़्यादा देशों के संविधान को पढ़ा गया, इसमें देखा गया। 114 डेज डिस्कस अबाउट ड्राफ्ट, 114 दिन जो है इसके ड्राफ्ट के लिए डिस्कस किया गया, डिस्कस्ड फॉर ड्राफ्ट। इसका एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सपेंस है 64 लाख, 64 लाख का खर्चा आया था। एंड इसकी लास्ट मीटिंग की अगर हम बात करें तो लास्ट मीटिंग आपकी होती है जनवरी 24 1950, जैन 24 1950। ये आपकी लास्ट मीटिंग है जिस दिन हम लोगों ने नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग इसको अडॉप्ट किया था और इसके साथ ही साथ हमने प्रेसिडेंट को भी अपने नियुक्त किया था। एंड वर्कड एज इंटरिम पार्लियामेंट टिल जनरल इलेक्शन ऑफ 1951-52। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि जो आपकी सीए है ये वर्कड एज इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद के रूप में, इंटरिम पार्लियामेंट टिल जनरल इलेक्शंस ऑफ 1951-52। 1951-52 के आम चुनावों तक जो आपकी संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। अब हम देखेंगे जो आपका सबसे ज़्यादा फैक्चुअल पॉइंट है आपके इस पूरे चैप्टर का, और वो है कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की समितियां। तो हम क्या देखेंगे अब? संविधान सभा की समितियां। तो इसको नोट डाउन करिए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फैक्ट वाले पे। वीडियो पॉज करके जो भी कुछ नोट डाउन करना हो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कमेटीज, ठीक है। तो हम बात करेंगे कमेटीज की, समितियां। तो ये दो थी, एक तो थी मेजर कमेटीज और एक थी माइनर कमेटीज। मेजर यानी कि बड़ी समितियां और माइनर यानी कि छोटी समितियां। मेजर कमेटीज यानी कि बड़ी समितियों की संख्या थी 8 और माइनर कमेटीज यानी कि छोटी समितियों की संख्या थी 13। तो इसको हम जो है यहाँ पे देखेंगे तो हम बोलते हैं थोड़ा बहुत, उसको लिखेंगे भी आप, उसको हमारे जो कुछ भी मैं बोलता रहूँ आराम आराम बोलूँगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजर कमेटी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मेजर कमेटीज यानी कि बड़ी समितियां। ये टोटल कितनी है? 8 है, ठीक है। तो सबसे पहली आपकी है यूनियन पावर कमेटी। कौन सी है? यूनियन पावर कमेटी यानी कि संघ शक्ति समिति। तो ये कौन सी हो गई? यूनियन पावर। यूनियन पावर कमेटी नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पर सी लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा। यूनियन पावर कमेटी के हेड हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू।
दूसरी आपकी अगर हम कमेटी की बात करें यूनियन पावर के बाद में, अगली है आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि संघीय संविधान समिति। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ या संघीय संविधान समिति, इसके भी हेड हैं जवाहरलाल नेहरू। तीसरे की बात करें तो तीसरी आपकी है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी प्रांतीय संविधान समिति, इसके हेड हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार पटेल। चौथे की अगर हम बात करें तो फोर्थ आपकी है ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसको हम अलग से भी देखेंगे। तो एक आपकी हो गई ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके हेड थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अच्छा, B.R. अम्बेडकर का पूरा नाम आप लोग जानते हैं? बी से आप लोग सोचते होंगे भीम, आर से सोचते हैं राव, और अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर, ऐसा नहीं है। भीमराव का पूरा नाम है या अम्बेडकर जी का पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। क्या नाम था? भीमराव रामजी अम्बेडकर। क्लियर है ये बात? B.R. अम्बेडकर। इसके बाद आपकी फिफ्थ है, इसका पूरा नाम जरूर लिख लीजिएगा, भीमराव रामजी अम्बेडकर, क्योंकि अगर आप कोई स्टेट पीसीएस देते हैं और बी और सी ग्रेड का एग्जामिनेशन अगर देते हैं तो उसमें चांसेस हैं। उसके बाद में एक आपकी थी एडवाइजरी कमेटी यानी कि सलाहकार समिति। एडवाइजरी कमेटी, सलाहकार समिति, और ये तीन हिस्सों में थी। एक आपकी थी एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स यानी कि FR। फिर दूसरी थी एडवाइजरी कमेटी फॉर माइनॉरिटीज, एडवाइजरी कमेटी फॉर माइनॉरिटीज। और तीसरी आपकी थी एडवाइजरी कमेटी फॉर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। ठीक है, तो सलाहकार समिति किसके लिए? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। इसमें कई उप समितियां भी थी, इसमें 5 उप समिति थी, 5 सब कमेटीज थी। हालांकि हम उनको नहीं देखते हैं, उनको वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपका मन करे तो आप एक बार उसको जाके देख सकते हैं, आपकी इच्छा पे है, बट आपको इतना ही पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे कितनी सब कमेटीज हैं इसमें? तो इसमें 5 सब कमेटीज, 5 उप समितियां हैं। और इसके हेड कौन है? इसके हेड है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके हेड कौन है? सरदार पटेल। इसके बाद आपकी 6 आती है, छठे नंबर पे है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी यानी कि प्रक्रिया नियम समिति। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, प्रक्रिया नियम समिति, इसके हेड हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हम देखेंगे सेवेंथ यानी कि 7वीं आपकी होगी स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, राज्यों के लिए समिति यानी राज्यों से समझौता करने वाली। तो ये हो गई आपकी स्टेट्स कमेटी। स्टेट्स कमेटी के हेड अगर हम देखें कौन है, तो वो हैं वही आपके जवाहरलाल नेहरू। और 8th आपका आएगा, 8th में आपका पड़ रहा है, इसको हम अलग से लिख दे रहे हैं, यहाँ बहुत नीचे हो जाएगा। 8th में आपका है स्टीयरिंग कमेटी। 8th कौन सी है? स्टीयरिंग कमेटी। तो स्टीयरिंग कमेटी के हेड हैं आपके राजेंद्र प्रसाद, और स्टीयरिंग कमेटी का मतलब होता है संचालन समिति। कौन सी है? संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद। तो ये हो गई आपकी मेजर कमेटीज, आपकी बड़ी जो समितियां थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे माइनर कमेटीज। क्या देखेंगे? माइनर कमेटीज, लघु समितियां या छोटी समितियां।
तो अब आपका आएगा माइनर कमिटीज कितनी है? 13। तो इसमें सबसे पहला नाम हम देखते हैं। तो सबसे पहला नाम है फाइनेंशियल एंड स्टाफ कमेटी। फाइनेंशियल एंड स्टाफ कमेटी। तो फाइनेंशियल एंड स्टाफ कमेटी जो है उसके हेड हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन है? फाइनेंशियल एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति। ठीक, फाइनेंशियल एंड स्टाफ, ये आपके हो गए राजेंद्र प्रसाद। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड आपकी है क्रीडेंशियल कमेटी, यानी कि प्रत्यायक। क्रीडेंशियल, इसको हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। प्रत्यायक, प्रत्यायक। ठीक है, तो प्रिंसिपल कमेटी, इसके हेड आपके हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर तीसरी आपकी आएगी हाउस कमेटी। तीसरी कौन सी है? हाउस कमेटी। हाउस कमेटी है आपके बी पट्टाभी सीतारमैया। कौन है? बी पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति। ठीक है, हाउस कमेटी सदन समिति। फिर है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी कार्य संचालन समिति। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी कार्य संचालन समिति, ये है डॉक्टर के एम मुंशी। इसके हेड कौन है? डॉक्टर के एम मुंशी। फिफ्थ अगर हम देखें तो फिफ्थ आपकी है एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, संविधान माफ करिएगा, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। एडहॉक, एडहॉक मतलब तदर्थ। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इसके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके हेड कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हम देखेंगे अगला। तो अगला आपका पॉइंट है संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। कमिटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। ये है जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर। सेवेंथ अगर हम देखें, सातवीं, तो वो आपकी है एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की या सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। तो ये थे एस वरदाचारी। एस वरदाचारी। अब देखिए इनके बारे में क्लियर याद रखिएगा, ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एस वरदाचारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जो कि अध्यक्ष थे सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के। S. Vardachari was not the member of Constituent Assembly and he was the head of ad hoc committee on Supreme Court. ठीक है। एर्थ है कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। और इसके हेड थे पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी .
सीतारमैया। अब हम देखेंगे नाइन्थ, नौवीं, 8 तक हमने देख ली। नाइन्थ आपकी है एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति। ठीक है, तो नाइन्थ आपकी है एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंस प्रोविजन, एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंस प्रोविजंस ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी अगर हम हेड की बात करें तो वो है नलिनी रंजन सरकार। कौन है? नलिनी रंजन सरकार। ये एक ही नाम है, 3 नाम नहीं है, नलिनी रंजन सरकार। और ये भी देखिए, जब मैंने इसको मार्क किया तो ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर नहीं है, संविधान सभा के सदस्य नहीं है, नलिनी रंजन सरकार। इसके बाद अगली है लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, भाषाई प्रांत आयोग, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, भाषाई प्रांत आयोग। और इसके हेड हैं एस.के. डार। कौन है? एस.के. डार। और ये भी आपके जो हैं वो मेंबर नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के सदस्य ये भी नहीं है। एस.के. डार, DAR, एस.के. डार, एस.के. डार। ठीक है। 11th आपकी कमेटी अगर हम देखें, अब देखिए इसीलिए फैक्ट वगैरह में क्या होता है, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोशिश करता हूँ कि बोल दूँ, लेकिन फिर ये होता है कि आप लोग पता नहीं लिख पाए ना लिख पाए। तो खैर, फिर इसके बाद है स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल कमेटी फॉर एग्जामिन, स्पेशल कमेटी फॉर एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अगर हम हेड की बात करें तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 12th आपकी अगर हम देखें 12वीं, तो 12वीं आपकी है प्रेस गैलरी कमेटी, यानी कि प्रेस दीर्घा समिति। और ऊपर वाली को हम क्या बोलेंगे? प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। फिर है प्रेस दीर्घा समिति। क्या है? प्रेस दीर्घा समिति, यानी कि प्रेस गैलरी कमेटी। प्रेस गैलरी कमेटी। और इसके हेड की अगर बात करें तो ये है उषा नाथ सेन। कौन है? उषा नाथ सेन। और 13 आपकी जो लास्ट है, 13 क्या है? 13 है एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, नागरिकता पर तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, नागरिकता पर तदर्थ समिति। और इसके भी हेड हैं एस. वरदाचारी, एस. वरदाचारी। और ये मेंबर नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये नोट हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमको एज सुन एज पॉसिबल चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म करना है। तो अब है हम बात करेंगे आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत से लोग लिखने में आलस करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। ये सारी कमेटीज हो गई। अब इन सारी कमेटीज में एक आपकी सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी आती है जिसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। ये सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी आपके जो मेजर 8 कमेटीज हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये इसमें 7 मेंबर थे। इसमें कितने मेंबर थे? इसमें आपके 7 मेंबर्स हैं,
7 मेंबर्स हैं इसमें। और इसका ये सेटअप हुआ था अगस्त 29, 1947। सेटअप अगस्त 29, 1947। कब सेटअप हुआ है, कब ये समिति बनी है? 29 अगस्त 1947 को। एंड इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई इसका टास्क क्या था? जो नया संविधान है, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका ड्राफ्ट बनाना, उसका मसौदा तैयार करना, उसका प्रारूप जो है वो तैयार करना इसका काम था। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें, इसमें 7 मेंबर हैं। तो इसके मेंबर जब हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वो हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वो क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो पहले हो गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और दूसरे हैं एन गोपाल स्वामी अय्यर। एन गोपाल स्वामी अय्यर। जो बी आर अम्बेडकर है यही इसके चेयरमैन थे, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे हैं डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी। फोर्थ की अगर हम बात करें तो ये है अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। फिफ्थ हैं आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन है? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे सदस्य की बात करें तो वो है एन माधव राव। और सातवें आपके आएंगे टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी। अब देखिए ये दोनों जो हैं माधव राव और कृष्णमाचारी, ये ओरिजिनली ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। ये बेसिकली जो आपकी जो बनी है ड्राफ्टिंग कमेटी, जब ओरिजिनेट हुई है उस समय, बनने के समय ये मेंबर नहीं थे। होता क्या है कि यहाँ पे माधव राव जो हैं इन्होंने रिप्लेस किया था बीएल मित्र को। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? रिप्लेस्ड बीएल मित्र। बीएल मित्र इनको रिप्लेस किया था। क्यों? क्योंकि 1948 में, कब? 1948 में, या खैर ये डेट की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो बीएल मित्र जो हैं ये ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, ड्यू टू इल हेल्थ, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। इनको बीएल मित्र को मेंबर बनाया गया था पहले ड्राफ्टिंग कमेटी का, लेकिन जब वो बीमार रहने लगे तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया और उनकी जगह पे आ गए थे माधव राव। ठीक है, एन माधव राव। उसी तरीके से जो आपके कृष्णमाचारी हैं ये पहले नहीं थे मेंबर। पहले मेंबर जो थे इनकी जगह पे वो तो डीपी खैतान, उनको इन्होंने रिप्लेस किया। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? रिप्लेस्ड डीपी खैतान। डीपी खैतान को क्यों रिप्लेस किया? ये तो भाई इन्होंने तो रिजाइन कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि बीमार थे। डीपी खैतान को क्यों जो है रिप्लेस किया? क्यों? क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। इनकी हो गई थी डेथ, वही 1948 में। डेट कोई जरूरी नहीं है कहीं पे, इनकी डेथ हो गई थी इसलिए इन्होंने इनको रिप्लेस किया था। तो ये आपका हो गया ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में। अब हम कुछ देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी का जो भी कुछ प्रोसेस हुआ जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे मेंबर आपको याद रहेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी थे, मेंबर्स भी याद रखना जरूरी होता है, बट ठीक है, यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला जो ड्राफ्ट दिया, पहला क्या दिया? पहला ड्राफ्ट। तो पहला ड्राफ्ट इन्होंने दिया था जो पब्लिश हुआ फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में पहला इनका जो प्रारूप था वो क्या हुआ? प्रकाशित हुआ फरवरी 1948 में। और पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट। अब ये क्या, ये प्रकाशित कर दिया गया। अब लोगों को, जो भारत के लोग हैं, भारत की जनता है, उनसे कहा गया कि भैया आपके पास में कितना महीना, कितना समय है। तो इसमें पीपल को कितना समय मिला, जनता को मिला 8 month,
कि आप इस पे जो है जो कुछ भी आपको अमेंडमेंट करना हो आप इस मसौदे को पढ़िए जो हम प्रकाशित कर रहे हैं, ये हमारे संविधान का प्रारूप होगा। आप सभी के जो संशोधन के प्रस्ताव हैं, आप सभी को कुछ इसमें से हटाना है, कुछ जोड़ना है, जो भी आपके प्रस्ताव हैं वो स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए आपको 8 महीने का समय दिया जा रहा है। इसके बाद जो नया ड्राफ्ट जब लोगों ने बहुत सारी अनुशंसाएं भेजी, बहुत सारी रिकमेंडेशंस भेजी, अमेंडमेंट्स भेजे, तो सेकेंड ड्राफ्ट रेडी किया गया। ठीक है, सेकेंड ड्राफ्ट। तो सेकेंड ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश हुआ अक्टूबर 1948 को। जब दूसरा ड्राफ्ट पब्लिश होता है तो वो होता है अक्टूबर 1948 को। एंड कमेटी टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट एंड सेट ओनली फॉर 141 days। तो 141 दिन सिटिंग्स होती हैं। ठीक है, और फिर ये सेकेंड ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश होता है अक्टूबर 1948 को। एंड देन आता है फाइनल ड्राफ्ट, थर्ड यानी कि फाइनल। थर्ड ड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ये आता है 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 को आपका ये ड्राफ्ट आता है और इस पे 5 दिन तक जनरल डिस्कशन होता है। 5 डे जनरल डिस्कशन। 5 डे जनरल डिस्कशन होता है कब तक? 9 नवंबर तक। 9 नवंबर तक 5 दिन तक इस पे आम चर्चा होती है। और ये पहला टाइम है जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार कब पढ़ा गया, तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसी में से आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दी होगी। तो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन रेड, कॉन्स्टिट्यूशन रीड बाय, ये खाली कॉन्स्टिट्यूशन रीड लिख लीजिए। संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच। और इसमें ये पहला डिस्कशन हुआ यहाँ पे जब फाइनल ड्राफ्ट आया था। ठीक है, ये फाइनल जो ड्राफ्ट आया था थर्ड वाला, तो इसमें पहला डिस्कशन तो ये हो गया 4 नवंबर से 9 नवंबर। फिर इस पे सेकेंड डिस्कशन हुआ। सेकेंड डिस्कशन अगर हम देखें तो सेकेंड डिस्कशन होता है 15 नवंबर 48 से 15 नवंबर 1948 से, और ये आपका चलता है 17 अक्टूबर 1949 तक। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और इसमें खंडवार जो है चर्चा की जाती है। खंडवार चर्चा यानी पार्ट वाइज डिस्कशन किया जाता है। खंडवार चर्चा यहाँ पे होती है। फिर आता है थर्ड डिस्कशन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पे, पार्ट वाइज डिस्कशन। ठीक है, फिर थर्ड डिस्कशन होगा। थर्ड डिस्कशन होगा 14 नवंबर 1949 को। 14 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949 को इसका तीसरा डिस्कशन होगा जिसमें बी आर अम्बेडकर रिप्रेजेंटेड अ प्रपोजल, रिप्रेजेंटेड प्रपोजल। यहां तक नोट डाउन करिए क्योंकि स्क्रीन के थोड़ा सा नीचे जा रहा है। तो ये यहां तक लिख लिया है आपने, इसको रफ करते हैं। हम देख रहे थे थर्ड डिस्कशन। ठीक है, थर्ड डिस्कशन तो ये कब होता है? तो ये होता है 14 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949। और यहाँ पे जो अम्बेडकर हैं, ठीक है, अम्बेडकर क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेड अ प्रपोजल, रिप्रेजेंटेड
इस प्रपोजल का नाम था, ये प्रस्ताव पेश करते हैं जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड Constitution is settled by the assembly Constitution is settled by the assembly be passed। Constitution is settled by the assembly be passed। इसको आपको अगर लिखना हो हिंदी माध्यम वालों को तो हिंदी माध्यम में भी ये देवनागरी में लिख दिया जाएगा, ठीक है, ये देवनागरी में लिख दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, इसको देवनागरी में लिख दीजिएगा, इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, प्रस्ताव का नाम है, ठीक है। जब नाम हम चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण एक समान होना चाहिए। एंड दिस प्रपोजल वाज पास्ड ऑन 26 नवंबर। ये जो प्रपोजल है ये पास हुआ है, पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये पास हुआ एंड साइंड बाय ऑल द मेंबर्स हु वर प्रेजेंटेड इन द सेशन। तो 26 नवंबर 1949 को ये पास होता है और कुल आपकी संख्या कितनी थी? 299 थी, उसमें से 284 थे, 284 आउट ऑफ 299 प्रेजेंट, ठीक है। 299 में से 284 लोग ही वहां पे मौजूद थे, उपस्थित थे। इन सभी ने किया इस पे साइन, इन सभी ने क्या किया? इस पे साइन किया और यहीं से आपका जो संविधान है वो बन के तैयार हो जाता है, इस पे साइन हो जाता है। ये क्लियर हो गया आपको 26 नवंबर 1949। और इस जो ये संविधान बन के तैयार हुआ, जो फाइनल ड्राफ्ट ये तैयार हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 395 जो फाइनल ड्राफ्ट था उसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थी। कितनी शेड्यूल्स थी? 8 शेड्यूल्स थी, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। और इसी में प्रियम्बल भी इसका पार्ट था। आपको पता ही है संविधान का हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को दिया था, 13 दिसंबर 1946 को, वही क्या बना था? वही आपका प्रस्तावना बना था। तो एक चीज याद रखिएगा, पूरा संविधान जब लागू हो गया उसके बाद सबसे आखिर में पूरा संविधान लागू होने के बाद में प्रस्तावना लागू होती है, प्रियम्बल लागू होती है, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। तो उनको नाम दिया गया, बी आर अम्बेडकर को एक उपाधि दी गई, मॉडर्न मनु, आधुनिक मनु के नाम से उनको बुलाया गया। मॉडर्न मनु या आधुनिक मनु के नाम से बी आर अम्बेडकर को बुलाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। बी आर अम्बेडकर, आधुनिक मनु किसको कहते हैं, मॉडर्न मनु किसे कहते हैं? तो वो हम कहते हैं भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। इसके बाद आता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्फोर्समेंट मतलब कि संविधान का लागू होना। तो संविधान तो लागू होता है आपका 26 जनवरी 1950 में। कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। लेकिन बन के तो तैयार हो गया था। तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे, जब ये 26 नवंबर को जब ये एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उस दिन से ही लागू हो गए। उन आर्टिकल्स को नोट कर लीजिएगा। Some articles were automatically enacted on 26 November 1949 and the articles were 5, 6, 7, 8, 9, 60, 8, 9, 60, 324। सब नोट करिएगा, ये पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा चुका है, स्टेट विशेष में खास करके। 324, 366, 367, 366, 367, 379, 380, 388, 379, 380, 388, 391, 392, 391, 392, 393। ये कुछ आर्टिकल्स थे जो ऑटोमेटिकली इनैक्ट हो गए, जो अपने आप लागू हो जाते हैं। अब एक चीज आप ये सोचिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया
26 नवंबर 1949 को सबके साइन हो गए। तो फिर ऐसा क्या था कि हमने 26 जनवरी 1950 को ही लॉन्च किया, मतलब उसको लागू किया, इन्फोर्स किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, बट कैन यू गेस द रीजन वाई द डेट वाज चूज्ड? क्यों ये डेट चूज की गई थी 26 जनवरी 26 जनवरी? तो हुआ क्या था आपका, 1929 में लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का। 1929 में आईएनसी यानी लाहौर कांग्रेस का लाहौर सेशन होगा, ठीक है, 1929 में, दिसंबर 1929 में। और वहां पे एक रिजोल्यूशन पास किया गया, इसमें एक रिजोल्यूशन पास हुआ था, एक संकल्प जो है वो पारित किया गया था, एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और वो क्या था कि 26 जन 1930 इसको पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण, इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, पूर्ण स्वराज डे या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 जनवरी 1930 को। ये कहा गया लाहौर के अधिवेशन 1929 में कांग्रेस का, ठीक है। तो इस दिन को याद रखने के लिए ही हमने क्या किया कि हम 15 अगस्त 1947 के पहले हम इसी दिन को पूर्ण स्वराज दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया करते थे। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू होता है। तो इसी के साथ आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सारी चीजें जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक्सेप्ट हो चुका है और 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन आपका लागू हो चुका है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, संविधान सभा को क्रिटिसाइज किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है कुछ कारणों से। तो सबसे पहला है कि इट इज नॉन रिप्रेजेंटेटिव, इट इज नॉन रिप्रेजेंटेटिव कंपोजिशन। ये गैर प्रतिनिधि संस्था थी आपकी, मतलब ये यहाँ पे देखिए साफ साफ बात ये हो रही है, ये प्रतिनिधि निकाय नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि पहली चीज उनका डायरेक्टली इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। इनडायरेक्ट इलेक्शन में किसने वोट किया था? तो जो आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनके मेंबर्स ने वोट किया था। अब प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते थे? तो वो फ्रेंचाइज यानी कि मताधिकार से इलेक्ट होते थे, उनको वोट दिया जाता था। लेकिन वोट कौन देते थे? केवल 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वोट करती थी उनके लिए। आपको पता होगा, हमने इससे पहले पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि 10% ही जो है मिला हुआ था उनको अधिकार, ठीक है, वोटिंग राइट्स लोगों को मिले हुए थे। 10% लोगों ने, केवल पूरे भारत के 10% लोगों ने, 10% पीपल ऑफ द इंडिया इलेक्टेड द प्रोविंशियल असेंबलीज, एंड देन द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्ट द member of constituent assembly. Then how can you say that it is a representative body? ठीक है, it was actually में it was non representative composition. And the second one was dominated by Congress, dominated by Congress। तो इसमें बात ऐसी है कि कांग्रेस जो आपके इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ना, उसमें से 82% तो केवल कांग्रेस के थे। तो भैया वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? उसको आपका जो कांग्रेस ही थी वो, ठीक। और इसका स्लेविश लिमिटेशंस थी, मतलब ये कि संप्रभुता का अभाव था, ठीक है, स्लेविश लिमिटेशंस। यानी संप्रभुता का अभाव, भाई वो ब्रिटिशर्स की बनाई हुई थी ये, तो संप्रभुता कहां से आएगी? समझ रहे हैं ना इस चीज को? ये भी कहा जाता है कि मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो अपनी मीटिंग्स यानी बैठक के पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनसे इजाजत लेते थे, उनसे परमिशन लेते थे। तो कहाँ से फिर वो भाई वो सोवरेन हो गए, ठीक है। इसके बाद था टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। इसके बाद क्या है? टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा समय, मतलब इसमें खर्च, यानी समय की बर्बादी हुई इसमें। 3 साल लग गए आपको संविधान बनाने में, ठीक है। तो कहा गया कि 3 years इन फाइनल ड्राफ्टिंग विच इज
लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा समय लगा, लगभग 3 साल लग गया आपको फाइनल ड्राफ्ट बनाने में, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज था, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। और क्या बातें हैं, और बातें इसमें ये हैं कि इट हैज़ द इन्फेटाइन साइज एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। इन्फेटाइन साइज, इन्फेंटाइन इन्फेंटाइन साइज एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। एक तो जो भाषा है वो बहुत उलझी हुई है, बहुत कठिन भाषा, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा इसका साइज जो है वो इन्फेटाइन है, यानी कि बहुत बड़ा इसका साइज है। उसके बाद कह रहा है अनगांधीयन नेचर। क्या कह रहा है? अनगांधीयन नेचर, यानी कि जो गांधी जी की विचारधारा थी उस पे ये संविधान आधारित नहीं है मूल रूप से। एंड कार्बन कॉपी और अमेंडेड कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। और क्या कह रहा है? कार्बन कॉपी और अमेंडेड कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। जो आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम था, उसी की कार्बन कॉपी की जैसा ही तो है ये सारी चीज़ें, या इसमें संशोधन वगैरह करके थोड़ा बहुत उसी को यूज कर लिया गया संविधान के रूप में, ऐसा कहा गया क्रिटिसिज्म में। तो ये थी आपके संविधान सभा और हमारे संविधान की आलोचना। इसी के साथ हमारा जो ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या आप कहते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें हम आपको और भी चीज़ें आगे नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। यहाँ तक अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेक्चर्स आपको अच्छे लगे हैं तो जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और भी लोगों से शेयर करिए। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से आवाज़ भी हो सकता है, मे भी आप लोगों को आ रही है थोड़ी बहुत। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।